हर आँख को बिनाई मोहम्मद से मिली है, सांसों को तवानाई मोहम्मद से मिली है। हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर बाग को रनाई मोहम्मद से मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 9। और आज ये हमारे इस चैप्टर की थ्योरी का आखिरी लेसन है। अब हमारा सिर्फ एक लेसन रह जाएगा जिसमें हम एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आज का ये जो लेक्चर है ये पिछले तमाम लेक्चर्स में पैदा होने वाली तमाम कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे लेक्चर का नाम क्या है। हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी इसे लोग पढ़ते हैं, इसे मैकेनिज्म भी कहा जाता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीक़े वारदात, यानी रिएक्शन हुआ कैसे है, कौन से एटम के दरमियान बॉन्ड टूटा है, कौन से एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, बॉन्ड कैसे टूटा, बॉन्ड कैसे बना, कितने रिएक्शन में टोटल स्टेप थे। ये सारी डिटेल जो है वो हमें जिस चीज से मिलती है हम उसे रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। वो लिखता है अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन of how a chemical reaction occur at the molecular level to yield का मतलब होता है produce the product is called reaction mechanism। इसका मतलब है कि डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को बयान करना कि ये रिएक्शन असल में हुआ कैसे है। और एट द मॉलिक्यूलर लेवल, छोटे लेवल पे मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे, मतलब कैसे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए और कैसे वो प्रोडक्ट में तब्दील हुए। सर ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी पता चल जाता है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आपको रिएक्शन को जाहिर करने के लिए जो इक्वेशन दी जाती है उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ बज़ाहिरी रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं। बीच में क्या क्या खिचड़ियाँ पकती हैं वो कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं दिखाई जाती। वो हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में पता चलता है कि कौन से दो एटम आपस में किस तरह से मिले और बीच में क्या बना, फिर वो ख़त्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे प्रोडक्ट बना। ये सारी जो डिटेल है इसे रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में या इसी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 है आई थिंक सो, इसमें जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हमको आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरीके से रिएक्शन की डिटेल जो है वो मैकेनिज्म की मदद से जाहिर की जाती है। या हम सादा लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है उसकी पूरी डिटेल, उसका पूरा तरीका वारदात जो हमें बताए हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने लिख दी हैं ताकि हमारा और आपका वक्त बचाया जा सके। वो कहता है मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म शोज जाहिर करता है इंडिविजुअल अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स। देखो भाई, रिएक्शन जो आपको नजर आ रहा है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये जरूरी नहीं है कि वही एक ही रिएक्शन, एक ही स्टेप हो उस रिएक्शन में। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, हमें हर अलग अलग स्टेप के बारे में बताता है। और रिएक्शन के मैकेनिज्म में यूज होने वाला हर जो स्टेप है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेप। ओके, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्हीं एलिमेंट्री स्टेप्स की मदद से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। आगे, ईच स्टेप, हर स्टेप रिप्रेजेंट जाहिर करता है सिंगल मॉलिक्यूलर इवेंट। हर छोटे इवेंट को, हर छोटे मौके को, हर छोटे होने वाले अमल को एक्सप्लेन करता है ईच स्टेप, हर स्टेप। जैसे कि बॉन्ड ब्रेकिंग को जो है ना एक्सप्लेन करने वाला और स्टेप होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाला और स्टेप होगा। ओके, अगर पेपर में आ जाए ना व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आप ये वाली डेफिनेशन जो नीले हरूफ से लिखी है लिख दें तो काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा उस पर इम्प्रेस डालना चाहते हैं तो फिर ये वाली भी लिखें, आप ये वाली भी लिखें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उनके साथ कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे है एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन जो हम देख रहे हैं उस
तो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में मुकम्मल नहीं होते, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फिर जाके वो मुकम्मल होते हैं। तो वो जो बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं उन स्टेप्स को आप एलिमेंट्री स्टेप्स भी कह सकते हैं, आप उनको एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हमारी बुक वाले ने यही तो लिखा है, आओ मैं रीड करा दूं। वो कहता है मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस डू नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं होते, ओके, बट मगर रादर प्रोसीड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मगर वो बहुत सारे स्टेप्स की सीरीज में मुकम्मल होते हैं। ईच स्टेप, हर स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके हो गया जी सर, ओके हो गया, ये हमें समझ आ गया। मिसाल के तौर पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जो फॉर्मेशन पढ़ा करते थे 10th क्लास में, वो कभी भी एक स्टेप में मुकम्मल नहीं होती थी, उसमें 1 2 3 4 स्टेप्स होते थे फिर जाके CCl4 बनता था। तो CCl4 की फॉर्मेशन में जो 4 अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप्स थे, उन्हीं अलग अलग स्टेप्स को या तो हम कहेंगे एलिमेंट्री स्टेप्स या हम उन्हें नाम देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन का। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? ये एक टर्म है, इसको हम डिफाइन करते हैं। वो कहता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन एन एलिमेंट्री स्टेप इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, यानी रिएक्शन में जो बहुत सारे स्टेप यूज हो रहे हैं, हर स्टेप जो है वो एलिमेंट्री स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इन एलिमेंट्री स्टेप्स में या एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे उनकी तादाद को उस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1। एक रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, या एक स्टेप है जिसमें 2 मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उस स्टेप की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 होगी। सेम इसी तरह से एक स्टेप है जिसमें 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उस स्टेप की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 होगी। तो आइए इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और मॉलिक्यूलैरिटी के मुताबिक जो है हम एलिमेंट्री रिएक्शन की टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर 1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर 2 बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर 3 टरमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये ट्राई नहीं है, ये टरमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो बड़ा आसान है, मैं तीनों की डेफिनेशन इकट्ठे किए देता हूं ताकि तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त बचे। देखें भाई, यूनि का मतलब होता है एक, एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल, मैंने रिएक्टिंग सब्सटेंस लिखा है, सब्सटेंस की जगह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने जनरल वर्ड लिखा रिएक्टिंग सब्सटेंस, ओनली वन रिएक्टिंग सब्सटेंस, सिर्फ एक रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है, डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ये टूटता है, ये डीकंपोज होता है। अच्छा, इसके डीकंपोज होने के ना अलग अलग स्टाइल हैं, कभी ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है तो कभी ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। जब हम कंडीशन चेंज करते हैं ना तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। N2O5 इस वक्त जो उसने बताया है, जब ये डीकंपोज होता है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये 2 बनते हैं। अब इस पूरे स्टेप को, इस पूरे एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर आप देखें तो इसमें ये जो है मॉलिक्यूल, ये वाला, ये जो कि रिएक्टेंट है, ये कितने हैं? ये सिर्फ एक है, only one reacting substance है, तो इसीलिए this reaction is known as unimolecular elementary reaction। आइए आगे चलते हैं। बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, नाम से जाहिर है, नाम ही काफी है, एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच इन्वॉल्व
टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? वो एटम हो सकते हैं, या वो आयन हो सकते हैं, दोस्तों वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। यस, ओके। आइए एग्जाम्पल कोट करते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो इसमें है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। मौत का फरिश्ता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बड़ी जहरीली और जबरदस्त गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हुआ चाहता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के साथ, NO3 के साथ। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना मेरे प्यारे बेटे, इसमें एक ऑक्सीजन इस O को दे दिया जाता है, तो ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो बन जाता है वो बन जाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस स्टेप को, इस रिएक्शन को, इस एलिमेंट्री रिएक्शन को गौर से देखा जाए तो इसमें कितने रिएक्टेंट है? इसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक ये है और एक ये है, बस। तो दो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्टिंग, बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का नाम देते हैं जी। एक और एग्जांपल भी शामिल है। जो दूसरी एग्जांपल है वो हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन ओजोन O3 के साथ हो रहा है। यहां भी एक ऑक्सीजन इसको दे दिया जाएगा। मिलते जुलते रिएक्शन है, कंफ्यूज नहीं करना। कोनो 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 CONO, ये NO3 ये O3, बस। ओके, अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा NO2 और साथ में बनेगा O2। तो इस पूरे स्टेप में, इस पूरे रिएक्शन में भी कितने मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इस पूरे स्टेप में भी कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक ओजोन। आइए आगे चलते हैं। Intermolecular elementary reaction, an elementary reaction which involve simultaneous reaction of three molecule। हैं सर जी, आप स्टाइल चेंज नहीं कर गए डेफिनेशन का? भाई बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप ऊपर वाला स्टाइल लिखें, कोई गलत नहीं करेगा, मगर मेरा फर्ज बनता है जो बुक में लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊं। वो पता क्या कहता है? एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन विच इन्वॉल्व, जिसमें सिमल्टेनियस, एक ही साथ में, सिमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त, ठीक है, एक ही वक्त में रिएक्शन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल, यानी तीन मॉलिक्यूल आपस में एक ही टाइम में, तीन मॉलिक्यूल इकट्ठे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इस जगह पर, एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच इन्वॉल्व थ्री रिएक्टिंग सब्सटेंस, बस, तो भी ठीक है। सर जी इसकी कोई एग्जांपल तो दीजिए। लो भाई, मैं क्यों ना आपको एग्जांपल दूं, मैं तो आया ही इसी काम के लिए हूं। हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका हम रिएक्शन ऑक्सीजन के एटम के साथ करा रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलके O3 बना देते हैं और साथ में O2 भी बनता है। हैं, ये कैसा रिएक्शन है भाई? ये रिएक्शन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। याद करो 10th क्लास एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में आपने 4 लेयर पढ़ी थी। कौन कौन सी? तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे मोहब्बत थी। टी का मतलब था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो ओजोन बना करती थी, तो वहां ये रिएक्शन हम पढ़ते थे। आओ इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसको ना इधर आप 2 से ज़रब दे दें, ठीक है? 2 से ज़रब दी ना तो अब पता क्या हुआ? 2 दूनी 4 और 1 5, 3 और 2 5। अब इसको समझना, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जिनकी तादाद 2 है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है जिसकी तादाद 1 है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए ना रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे 3 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का नाम देते हैं। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको रेट डिटरमिनिंग स्टेप समझाऊंगा, बाद में मैं इधर आऊंगा, ठीक है? अच्छा सर जी ये सवाल कैसा बनेगा वो मैं एंड पे बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह का बनता है। देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो उन 3-4 स्टेप्स में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, यानी वो स्टेप जो बड़ी देर से होता होगा, जो ज्यादा टाइम लेता होगा, जो बड़ा स्लो स्टेप होगा, उस स्टेप को नाम देते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये। वो क्या कहता है? इन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म में वन स्टेप, एक स्टेप इज स्लोएस्ट, एक स्टेप बहुत स्लो होता है, देन ऑल द अदर, बाकियों की निस्बत, इज कॉल्ड RDS।
RDS का मतलब है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इट कंट्रोल्स ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। यही जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, ये पूरे रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, इसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सर जी ये कैसे रेट को कंट्रोल कर रहा होता है? देखें भाई, हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास A इज कन्वर्टेड इनटू D, फर्ज करो तो ये एक रिएक्शन है, हम इसको कह रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब इस एक रिएक्शन का जब हमने मैकेनिज्म देखा तो हमें पता चला कि इसके अंदर तो और भी रिएक्शन है, पहले A B में कन्वर्ट होता है, फिर B जो है वो C में कन्वर्ट होता है, फिर C जो है वो D में कन्वर्ट होता है। तो 3 एलिमेंट्री स्टेप्स हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो। ओके, जो पहला तो अच्छा, अब ये देखें कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, फर्ज करें ये इसका जो टाइम है वो है 1 मिनट, यानी 1 मिनट में ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। तो 1 मिनट में से 96 सेकंड जो है वो ये वाला रिएक्शन लेता है, और 2 सेकंड ये वाला रिएक्शन लेता है, और 2 सेकंड जो है वो ये वाला रिएक्शन लेता है। तो अब बताओ इन तीनों स्टेप्स में से कौन सा स्टेप है जो सबसे स्लो है, जो सबसे ज्यादा वक्त ले रहा है? वो पहला है 96 सेकंड, यानी तकरीबन जो रिएक्शन का टाइम है वो इसी में ही आ रहा है। 1 मिनट और 96 सेकंड में कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है ना। तो यही रिएक्शन है जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा, रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करेगा। और मेरी बात सुने, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम लोग लिखते रहते हैं रेट लॉ, या हम लिखते हैं जिसका नाम था रेट इक्वेशन। ये रेट इक्वेशन जो होती थी, ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं लिखते थे, बल्कि ये रेट इक्वेशन लिखी जाती है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को देखकर। जो भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे होते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर? रेट इक्वेशन के अंदर। तो रेट इक्वेशन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को देखकर लिखी जाती है, और रेट इक्वेशन को देखकर हम क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। जी, ये बातें आपने याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं प्यारे बेटे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बल्कि हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहली एग्जाम्पल में ना, एग्जाम्पल मैं हेडिंग देता हूं एग्जाम्पल 1। पहली एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कौन सी है? हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। पहली चीज है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, और दूसरी चीज है H2, हाइड्रोजन गैस है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना मेरे प्यारे बेटे, ये 2 चीजें बनाते हैं। पहली चीज ये बनाते हैं N2 गैस, और दूसरी चीज ये बनाते हैं H2O जो कि वाटर है। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ओके, आओ जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमने ये इक्वेशन शायद पहले भी पढ़ी हो। N 2 है यहाँ पे 1 है, इसको भी 2 कर दो मल्टीप्लाई करके। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इसको भी 2 से ज़रब दे दो। अच्छा ठीक है सर जी, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो फिर यहाँ पे भी आपको इस हाइड्रोजन को 2 से ज़रब देना होगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं आपको कहता हूँ कि आप इसकी रेट इक्वेशन लिखो। आप कहेंगे इसकी रेट इक्वेशन लिखने के लिए तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे सामने है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर हम रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे। फिर जब हम इसकी रेट इक्वेशन लिख लेंगे तो उस रेट इक्वेशन की हेल्प से हम इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी फाइंड आउट कर लेंगे। या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का पता हो तो आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको रेट इक्वेशन का पता हो तो आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बेटे, ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर ना इस कॉलम में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, और इस कॉलम में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है। हम ये करते हैं कि इस जगह पे कंसंट्रेशन लेते हैं NO की 0.006, इधर भी 0.006, इधर भी 0.006। बेसिकली ये 6 एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, 6 तजर्बे। और इस जगह पे हम ये जगह खाली छोड़ देते हैं, और इस जगह हम कंसंट्रेशन लेते हैं हाइड्रोजन की 0.009, 0.009, 0.009। ओके हो गया, ओके हो गया। अब हम आगे चलते रहेंगे। देखो भाई मेरे प्यारे बेटे, अब ना यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं H2 की 0.01
मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट भी लिखा हुआ है। ओके, तो जब हम NO की कंसंट्रेशन 0.006 लें और H2 की कंसंट्रेशन 0.01 लें तो पता है रेट क्या होता है? रेट होता है 0.025, 0.025 ये रेट होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब जरा हम ऐसा करते हैं कि NO की कंसंट्रेशंस को रखते हैं कांस्टेंट, चेंज नहीं करते, यानी पहले 0.006 था, अब भी हम इसे 0.06 ही रखते हैं, और H2 की कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, एक हिस्से बढ़ाते हैं। जब हम H2 की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे ना 0.01 से ये हो जाएगी 0.02। जब हमने H2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो अब देखते हैं कि रेट क्या हुआ। रेट पता क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 0.050 है। ये क्या हुआ? ये डबल हो गया। 0.025 को डबल कर दो 0.050 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल किया, एक हिस्से बढ़ाया, तो रेट भी डबल हो गया, रेट भी एक हिस्से बढ़ गया। जी हाँ, अब आगे जरा चलिएगा। अब हम H2 की कंसंट्रेशन को एक हिस्से और बढ़ाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को अब भी कांस्टेंट रखेंगे, तो एक हिस्से जब और बढ़ाएंगे तो इसको हम 0.02 से 0.03 कर देते हैं, तो पता है रेट क्या हो जाएगा? अब रेट हो जाएगा 0.075। अब देखो 0.075 क्या है? ये जो पहला इनिशियल रेट था ना, इसका 3 गुना है, मतलब ये 0.075 क्या है? ये मजीद एक टाइम बढ़ गया है। अब समझना कि H2 की कंसंट्रेशन शुरू में 0.01 थी, रेट था 0.025, हमने H2 की कंसंट्रेशन को 0.02 किया, रेट भी एक हिस्से डबल हो गया, मतलब 0.025 से 0.050 हो गया। फिर हमने मजीद एक हिस्से जब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की बढ़ाई तो रेट मजीद एक हिस्से बढ़ गया, 0.050 में मजीद ऐड कर दो ऊपर वाली रकम 0.025, तो ये जवाब क्या आएगा? 0.075। अच्छा, आपकी बुक में ना यूं लिखा हुआ है 0.007, ना वो गलती है, उसे ठीक कर लें, 0.075 है, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आ रही है? इससे हमें यह समझ आ रही है कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्स्ट ऑर्डर लगा रही है, यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम एक हिस्से बढ़ा रहे हैं तो रेट भी एक हिस्से बढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या नतीजा निकलता है? आइए मैं बताता हूं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है। ओके हो गया सर जी, समझ आ गई है हमें। अब आगे चलते हैं, अब दूसरे रिएक्टेंट को देखते हैं, ये वाले रिएक्टेंट को। अब हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, यहां भी अच्छा। अब हम क्या करते हैं? अब हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। फर्ज करो यहां पे हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को रखा 0.009, ओके, और NO की कंसंट्रेशन हमने ली 0.00 बल्कि 0.01। जब हमने NO की कंसंट्रेशन को 0.01 लिया और H2 की कंसंट्रेशन को 0.009 लिया तो पता है रेट क्या आता है? रेट आता है 0.0063, यहां 00 है, ये रेट आता है। ओके, ठीक है सर। अब आपने करना क्या है? H2 की कंसंट्रेशन को आगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट है, आगे भी कांस्टेंट है। किसको चेंज करेंगे? अब हम NO को चेंज करेंगे। वजह, हम H2 की कंसंट्रेशन के चेंज को तो देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं NO की कंसंट्रेशन के चेंज को। तो प्यारे बेटे, अब हम क्या करेंगे? NO की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। NO की कंसंट्रेशन को डबल करो, 0.02 कर दो, पता रेट क्या हो जाता है? रेट हो जाता है 0.025। अच्छा जी सर, ये कितना इंक्रीज हुआ है? मैं बताता हूं। NO की कंसंट्रेशन तो डबल हुई है, रेट 4 टाइम बढ़ गया है। यहां तो खैर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 4 टाइम जो है वो रेट बढ़ गया है, 4 टाइम। जी हाँ, 0.0063 को 4 से जरब दो ना, ये जवाब आता है। आप करके देख लेना, 0.025। इसका मतलब हुआ डबल इफेक्ट पड़ा है, सेकंड ऑर्डर बन रहा है। आपको बताया था ना कि जब पावर 2 होती है तो कंसंट्रेशन को एक हिस्से बढ़ाने से, डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ जाता है। ओके, तो यही काम यहां हुआ है। आगे जरा चलिएगा, आगे जरा चलिएगा। इसकी कंसंट्रेशन एक हिस्से और बढ़ा दो, 0.03 कर दो। अब 0.01 से 0.02 की, फिर 0.03 कर दी, एक हिस्से और बढ़ाई,
यानी 3 टाइम बढ़ा दी, यानी 0.01 को 0.03 पर जब ले गए तो इसका रेट आएगा 0.056 और ये पहले रेट के लिए और ये पहले रेट के लिहाज से ये 9 टाइम बढ़ चुका है, 9 गुना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो कैसे 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 इसको कैसे समझेंगे? देखो वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जी बिल्कुल, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। यानी NO की कंसंट्रेशन को जब हम डबल करते हैं तो रेट डबल नहीं होता बल्कि 4 गुना बढ़ जाता है। जब ट्रिपल करते हैं तो रेट एक अदद नहीं बढ़ता बल्कि 9 टाइम हो जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि जो कंसंट्रेशन है NO की वो सेकेंड ऑर्डर के लिहाज से इस रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को देख करना हम रिएक्शन, इस ऊपर वाले रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखेंगे। आइए इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं प्यारे बेटे। इसकी रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू रेट, वो कैसे बनती है? वो बनती है, आप रेट को इकट्ठा लिख दें, रेट, ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को भी लिख दें और ये लिखें H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और ये लिखें NO की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए बराबर और के, दिस इज द रेट इक्वेशन, या हम इसे क्या कहते हैं, रेट लॉ। ये है असल जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। आज आपको समझ आ गया होगा कि हम एक्सपेरिमेंट से ये रेट लॉ कैसे निकालते हैं। देखो ना, ऊपर वाली जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उधर तो NO के पीछे 2 है, ठीक है, यहां भी NO के ऊपर 2 है, मगर यहां H2 के पीछे 2 है, मगर इधर क्या है, H2 के ऊपर 1 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से कभी भी हम ये रेट इक्वेशन लिख नहीं ना पाते। हमने एक्सपेरिमेंट करके ये रेट इक्वेशन लिखी है। अब हम इस रेट इक्वेशन से रिएक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये रिएक्शन होता कैसे है। मेरे प्यारे बेटे, ये रिएक्शन ना 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है, जिसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 जो है, स्टेप नंबर 1 वो मैं बताता हूँ। स्टेप 1 जो है वो बता रहा हूँ कैसे। स्टेप 1 आप कैसे लिखेंगे? स्टेप 1 जो आप लिखेंगे ना, वो आप इस रेट इक्वेशन को देख के लिखेंगे। देखो रेट इक्वेशन में कितने NO यूज हो रहे हैं, 2 अदद NO यूज हो रहे हैं, प्लस एक जो है वो H2 यूज हो रहा है। ओके हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलेंगे जरा। अब मेरे बेटे, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं पता क्या बनता है, मैं बताता हूँ। ये बनाता है N2 और H2 और O भी 2 हैं, ये बनाते हैं H2O2। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ओके, और याद रखें ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है और इसी स्टेप को RDS कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी स्टेप को देखकर आप ऊपर वाली रेट इक्वेशन लिखते हैं या इस रेट इक्वेशन को देखकर ये वाला स्टेप लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप जो स्टेप नंबर 2 है ना मेरे बेटे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 2 में देखना, हाइड्रोजन कितने थे यहां पर, कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे। एक तो स्टेप 1 में यूज हो गया था, दूसरा जो है वो स्टेप 2 में यूज होगा, यहां पे यूज होगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो H2O2 बना है वो भी यहां आ जाएगा, H2O2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आप खुद ही देख लें। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे पानी के 2 मॉलिक्यूल 2H2O, ठीक हो गया। ओके, ये जो दूसरा रिएक्शन है ना, स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, फास्ट एलिमेंट्री स्टेप है। अब आगे चलते हैं। अब इन 2 रिएक्शंस को ना आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने का तरीकाकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे जो सिमिलर चीजें होती हैं हम उनको काट देते हैं। यहाँ ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे सिमिलर चीजें सिर्फ H2O2 है, इधर भी सॉरी H2O2 है, यहाँ H2O2 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी चीजों को नीचे उतारो। 2NO 2NO प्लस एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 प्लस ये वाले 2 पानी के मॉलिक्यूल 2H2O। ओके हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही तो है। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस अबव डिस्कस्ड रिएक्शन। समझ आ गया? कौन आया? जी सर जी, हमें समझ आ गया। ओके, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मुझे नहीं पता कि आपको कैमरा किस तरह का रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमने स्कूल में कभी इतनी लेट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। अब बारी आएगी कि मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट समझाऊं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट पता क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज होते हैं
जो ना तो रिएक्टेंट में आपको नजर आएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ना प्रोडक्ट में आपको नजर आएंगे, बीच में वो कहीं बनेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। उनको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। मिसाल के तौर पर ये जो स्टेप 1 था जिसमें हम ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप देख रहे थे, इस स्टेप में ये H2O2 बना और अगले स्टेप में ये खत्म हो गया, यानी पहले स्टेप में बना अगले स्टेप में रिएक्ट करके खत्म हो गया, तो ये H2O2 कहलाता है रिएक्शन का इंटरमीडिएट, दरमियान में बनने वाला। इंटरमीडिएट का मतलब भी यही होता है, दरमियान में। ओके हो गया जी सर। अच्छा, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं बेचारे, थोड़ी देर के लिए बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन आपको समझाते हैं कि द शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी जिंदगी जिनकी होती है, थोड़ी देर के लिए रहने वाली स्पीशीज, ये ज्यादातर या तो आइंस होते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दैट आर प्रोड्यूस, जो पैदा होते हैं, इन वन स्टेप, एक स्टेप में, ऑफ मैकेनिज्म के, एंड कंज्यूम, और खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इन आ सब्सिक्वेंट स्टेप, यानी अगले स्टेप में, आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और ये अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो है इस मैकेनिज्म को समझने की, वो क्या है, वो है NO2F2, मतलब NO2 और F2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं NO2F। इसे कहते हैं नाइट्राइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल फ्लोराइड। इसको बैलेंस करो, कितने F हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। इसे 2 से ज़रब दे दो। फिर अब NO2 भी तो 2 हो गए ना, यहाँ पे भी 2 से ज़रब दे दो। अब ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं, वो हम ऐसे डायरेक्ट रट्टे से लिख लेंगे कि ऑब्जर्व्ड, इसकी जो रेट इक्वेशन है दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2 की पावर भी क्या है? 1। ठीक है, तो ये इस एतबार से NO2 के एतबार से भी फर्स्ट ऑर्डर है, F2 के एतबार से भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ओवरऑल जाहिर है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। अच्छा, ये जो पीछे हमने पढ़ा था ये वाला, ये ओवरऑल थर्ड ऑर्डर था, H2 के एतबार से फर्स्ट, NO के एतबार से 2 सेकंड ऑर्डर, तो ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर था। प्यारे बेटे अब जरा देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है ना इस रेट इक्वेशन से इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में 2 में से एक NO2 यूज होगा, एक NO2 यूज हो गया, और F2 तो है ही एक, यही यूज होगा। ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे आप देख लें, ये बनाएंगे NO2F, और साथ में क्या बनाएंगे? F डॉट, ये फ्री रेडिकल है फ्लोरीन का, ये बनेगा। ये है पहला स्टेप और ये स्लो स्टेप है, यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। दूसरा स्टेप देखना, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाले रिएक्शन में टोटल कितने NO2 हैं? 2 हैं, एक यहां यूज हो गया, एक अगले स्टेप में यूज होगा, NO2 यहां यूज होगा, प्लस अब ये जो बना है फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, दूसरे स्टेप में ये यूज हो जाएगा। पहले स्टेप में ये बना है, दूसरे स्टेप में ये यूज हो जाएगा। दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है। अब देखना क्या बनता है, अब आपके सामने बनेगा NO2F, NO2F। आइए इसको ऐड करते हैं दोनों रिएक्शंस को, तो जाहिर है रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आपस में कट जाएंगे, फ्लोरीन का रेडिकल, बाकी NO2 2 हैं, दोनों को ऐड कर दो, 2NO2, और एक दफा F2 है, एक दफा F2, और NO2F ये 2 हो जाएंगे, NO2F। सही हो गया। तो ये है मेरे प्यारे बेटे दूसरी एग्जांपल जो आपने लिखनी है रेट डिटरमिनिंग स्टेप को समझने के लिए या रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए। अब सर इसमें से सवाल कैसा आएगा? इसमें बहुत सारे से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें बन सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री क्या है, बाईमॉलिक्यूलर टर्मॉलिक्यूलर क्या है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है। ये अगर इंटरमीडिएट की डेफिनेशन आ जाए ना, तो आप ये डेफिनेशन लिख के ये वाली एग्जांपल समझा देंगे, उसे समझ आ जाएगी। आपको भी समझ आ गई है, मुझे पता है पड़ा इस बात का। ओके, उसके अलावा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, अगर ये आ जाए लॉन्ग में, राइट अ नोट ऑन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो फिर आप यहां से लेकर एंड तक लिखेंगे पूरे का पूरा। वो टेबल भी आपको बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बड़ा सवाल आए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के एंड में जो क्विक चेक है ना मेरे बेटे, वो आपने खुद करना है। वो क्विक चेक में मैं आपको बता देता हूँ वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है एन एस्टिफाइड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विद आयोडाइड आयन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड
आयोडाइडाइन और एसिड के प्रोटॉन ये तीनों आपस में रिएक्ट करके H2O2 बनाते हैं और आयोडीन H2O बनाते हैं, पानी बनाते हैं और आयोडीन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन उसने खुद दे दिया, जो उसने दिया वो ठीक है। अब खच ना मारना कि पीछे तो इसको अलग से लिखा था, अब तो अलग से लिखा है। जैसे उसने लिखा है हमने उसी से उसका जवाब लेना है। ओके, तो फिर उसने स्लो स्टेप भी दिखाया है, फास्ट भी दिखाया है। स्लो 1 दिखाया है, फास्ट 2 दिखाए हैं। जो स्लो दिखाया है उसी से लेकर उसने रेट इक्वेशन भी लिख दिया है। आखिर में वो कहता है एक्सप्लेन, ये बताएं वाई दिस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म हमने आपको दिखाया है, इज कंस्टिट्यूट विद द रेट इक्वेशन। ये मैकेनिज्म हमें रेट इक्वेशन से कैसे समझ आ रहा है, यानी रेट इक्वेशन की हेल्प से हमें ये मैकेनिज्म कैसे समझ आता है, या रेट इक्वेशन को देखकर हम ये मैकेनिज्म कैसे लिख सकेंगे। तो इसके लिए आपने जो लिखना है वो मैं बोल रहा हूं। आपने लिखना है द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म इज कंस्टिट्यूट विद द रेट लॉ। आगे आपने रेट इक्वेशन लिख देनी है। फिर आपने लिखना है बिकॉज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व H2O2 एंड आयोडाइड आइन। दूसरी लाइन आप लिखेंगे हाइड्रोजन आइन इज नॉट इन्वॉल्व्ड in the slow step, so it does not appear in the rate equation even though it is a part of overall reaction। ये है तो ओवरऑल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन, मगर हमने इसे रेट इक्वेशन में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता। ये लिख लेना मैंने बोल दिया है, वक्त नहीं है, अंधेरा हो चुका है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहां लाइटनिंग का अच्छा निजाम नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।